प्रदर्शन और अब आज सरकार का गठन, इन सब के बीच सवाल ये उठता है कि आखिरकार आगे आने वाला समय बांग्लादेश के लिए क्या होगा। मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व में सरकार बनेगी, उधर जिहादी जमात है, इसके अलावा बीएनपी भी है। क्या इनकी सहभागिता सरकार में होगी? क्या इनको बुलाया जाएगा? तमाम मुद्दे हैं। सेना का क्या रोल होगा? छात्र संगठनों का क्या रोल होगा? तमाम ऐसे सवाल हैं। हमारे साथ आलोक जी हैं जो बांग्लादेश मामलों पर एक्सपर्टीज रखते हैं। आइए उनसे बात करते हैं। सर, स्थितियां आपको क्या लग रही? देखिए, जो स्थिति है वो गंभीर है, क्योंकि इस वक्त कोई सरकार नहीं है, कोई नेतृत्व नहीं है। एक अराजकता की स्थिति बांग्लादेश में है। पर जो छात्र आंदोलन जिसके कारण प्रधानमंत्री शेख हसीना गद्दी छोड़ने पर बाध्य हो गई, वो उसके जो नेता हैं वो चाहते हैं कि सेना का सरकार में कोई पोजीशन ना हो, और उसके अंतर्गत अब डॉक्टर यूनुस को अंतरिम प्रधानमंत्री बनाया जा रहा है। हालांकि डॉक्टर यूनुस ने कहा है कि वो चुनाव कराना चाहेंगे जल्दी से जल्दी, लेकिन ऐसा लगता है कि जो छात्र संगठन है वो नहीं चाहता कि आगे चल के कोई राजनीतिक दल अभी निकट भविष्य में आए। उनका तो ये कहना है कि 3 से 6 साल तक ही अंतरिम सरकार ही चले। अंतरिम सरकार कैसी होगी, अभी तक जो मुझे इंडिकेशंस मिल रहे हैं उसके अनुसार कोई भी एक्टिव पॉलिटिशियन उसमें नहीं होगा, ऐसा सुनने में आया है। जो लिस्टें घूम रही हैं अभी सोशल मीडिया में, उसके अनुसार 10 सदस्यीय जो अंतरिम प्रशासन की बात हो रही है उसमें 7 सदस्य जो हैं छात्रों ने नॉमिनेट किए हैं और 3 सेना ने मनोनीत किए हैं। पर आगे चलकर एक संघर्ष रहेगा। बांग्लादेश में पहले भी कई बार ऐसी स्थितियां आई हैं। 75 के बाद अगर आप देखें तो एक काफी अंतर्द्वंद की स्थिति थी, जिसमें कौन निकलेगा कौन ऊपर निकलेगा कहना बड़ा मुश्किल था। आज छात्रों ने एक आंदोलन किया है, पर इसका अल्टीमेट विजेता कौन होगा ये आज कहना बड़ा मुश्किल है। इस वक्त एक त्रिकोणीय संघर्ष चल रहा है, सेना के बीच में, छात्र संगठनों के बीच में और उन राजनीतिक दलों में जो अभी तक ऑब्लिवियन में थे, जैसे बीएनपी हो गया या जमात हो गई, और जो अधिकतर दंगे हो रहे हैं जो अवामी लीग के कार्डर्स और उनके समर्थकों के खिलाफ हो रहे हैं, जो विशेषकर ग्रामीण इलाकों में हो रहे हैं, वो जमात के लोगों के द्वारा हो रहे हैं। दुर्भाग्य से क्या है, इस पूरे आंदोलन के बीच में पुलिस जो है पूरी तरह निष्क्रिय हो गई है। परसों स्थिति ऐसी थी कि सारे पुलिस वालों को बोला गया कि आप हथियार देकर आप जाइए, तो अधिकांश पुलिसकर्मी अपनी वर्दी उतार कर हथियार छोड़कर अपने गांव को भाग गए, और जो पकड़ में आ गए उनको बहुत ही निर्ममता के साथ मार दिया गया। पुलिस के साथ तो इन्होंने काफी बर्बरता का व्यवहार किया है। अब किसने किया, आंदोलनकारियों ने किया, ये कहना थोड़ा आज मुश्किल है। और उसी के चलते हम ये देख रहे हैं कि काफी बड़ी संख्या में अल्पसंख्यकों के ऊपर भी हमले हुए, और उसके मेरे विचार से 2 कारण थे। एक तो ये था कि अधिकांश अल्पसंख्यक जो थे अवामी लीग समर्थक थे, और कई ग्रामीण इलाकों में जो अवामी लीग के जिला अध्यक्ष थे या सांसद थे या काउंसलर्स थे वो अल्पसंख्यक थे, और वो आसानी से कई जगह टारगेट हो गए, उन पे हमले हुए, कुछ मंदिरों पर भी हमले हुए। पर साथ ही साथ ये भी रिपोर्टें आई हैं कि छात्र संगठन वालों ने बिल्कुल साफ शब्दों में कहा है कि अल्पसंख्यकों की हमें हिफाजत करनी है। और मैंने ऐसी तस्वीरें भी देखी हैं जहां छात्र लोग मंदिरों के आगे डट के खड़े हुए हैं कि हम किसी को आने नहीं देंगे। तो दोनों ही चीजें हैं, लेकिन आगे चलकर क्या होगा ये डिपेंड करता है कि सेना किस तरीके से एक्ट करती है, छात्र किस तरीके से एक्ट करते हैं। अभी जो सबसे मजबूत संगठन है वो छात्र संगठन है, वो सबसे प्रभावी है। सेना भी काफी हद तक निष्क्रिय है। लेकिन इस दौरान पिछले 2-3 दिन में जो सेना प्रमुख हैं उन्होंने देश में तो अपनी कब्जे को मजबूत नहीं किया है, लेकिन उन्होंने सेना के अंदर अपनी पकड़ को मजबूत किया है। सेना के अंदर जो उन्होंने ट्रांसफॉर्मेशन किया है कि मतलब कम से कम सेना के अंदर उनकी कोई प्रतिद्वंदिता ना रह जाए, सेना के अंदर उनका एक छत्र राज हो जाए, इस तरीके का उन्होंने किया है। जो 2-3 लोगों को इधर उधर हिलाया गया है और एक को पदच्युत भी किया गया है, तो ऐसे लोगों को जो है वो कोशिश है कि सेना के अंदर वो अपना प्रभुत्व जमा पाए। पर अभी जो दिख रहा है वो यही है कि मोहम्मद यूनुस आएंगे, और वो इसलिए आएंगे क्योंकि छात्र चाहते हैं।
साथ ही साथ ये भी दिख रहा है कि जो भी लोग जिनके नाम अंतरिम सरकार के सदस्यों के रूप में चर्चा हो रही है, वो अधिकांश ऐसे लोग हैं जिन्हें पश्चिमी देशों का, विशेषकर अमेरिका का समर्थन प्राप्त है। और ये हमें समझना चाहिए कि शेख हसीना की सरकार से जो लोग सबसे ज्यादा नाराज थे, उसमें पहला नंबर उनका था जो एंटी लिबरेशन फोर्सेस थी, जो पाकिस्तान समर्थक थे, जिन्हें आईएसआई सपोर्टर्स कह सकते हैं। लेकिन दूसरे नंबर पर अमेरिका और पश्चिमी राष्ट्र थे, जो उनके चुनाव कराने के नजरिए या कई अन्य कारणों से नाराज थे। तो अब जो ये विद्रोह हुआ है और ये जो सरकार हटी है, तो जो अब आने वाला अंतरिम शासन होगा, उसमें अमेरिका और पाकिस्तान का काफी प्रभाव हो सकता है, कम से कम कुछ समय तक। हालांकि डॉक्टर यूनुस एक अंतर्राष्ट्रीय व्यक्तित्व हैं और रिस्पेक्टेड फिगर हैं। मुझे ऐसा नहीं लगता कि तुरंत ही कोई बांग्लादेश में जो सरकार है वो कोई भारत विरोधी कदम लेगी। लेकिन एक चीज हमें समझना चाहिए कि शेख हसीना की सरकार को भारत का समर्थक समझा जाता था और काफी हद तक कई लोग बांग्लादेश में ये सोचते थे कि भारत की एजेंसियां, भारत के का प्रशासन परोक्ष रूप से बांग्लादेश की सरकार चला रहा है और शेख हसीना की चुनावों में जीत के पीछे भारत का एक काफी बड़ा हाथ है, ऐसा समझा जाता था। और इस कारण तो जो शेख हसीना के खिलाफ विरोध है वो कुछ हद तक भारत विरोधी भी है। मुझे लगता है कि अब चूंकि सत्ता पलट हो चुका है, तो अब ये जो भारत विरोध है ये धीरे धीरे कम हो जाएगा। सर, सवाल ये है कि इस सरकार में जो फॉर्म होने वाली आज हो जाएगी, उसमें बीएनपी और जमात की स्थिति क्या रहने वाली है? देखिए, जहां तक मेरा व्यक्तिगत मानना है और जो मेरे स्रोत कहते हैं कि बीएनपी और जमात का कोई भी एक्टिव मेंबर इस अंतरिम सरकार में नहीं होगा। हमें ये समझना चाहिए कि अभी जमात के लोग जो अभी तक छुपे बैठे थे वो सब बाहर आ गए हैं और वही दंगों में आगे हैं। और अभी प्रशासन इस स्थिति में नहीं है कि कोई किसी को पकड़ सके, क्योंकि कोई पुलिस तो है ही नहीं। लेकिन आज रात के बाद जब एक अंतरिम सरकार का गठन हो जाएगा, नए पुलिस चीफ को ऑलरेडी नियुक्त कर दिया गया है, पुलिस को दोबारा बुलाया जा रहा है, तो मुझे लगता है कि आने वाले समय में हम देखेंगे कि शांति व्यवस्था स्थापित हो जाएगी। उसके मुझे ऐसा लगता है कि जो बीएनपी जमात है वो अंतरिम सरकार पर दबाव बनाना शुरू करेंगे। तो आज अभी ये कहना कि ये लोग कितना सफल होंगे ये कहना मुश्किल है। इसमें काफी एक्टरों की भूमिका हो सकती है। आपको ये भी समझना चाहिए कि आज भी बांग्लादेश के अंदर करीब 30% लोग आवामी लीग समर्थक हैं। अब आवामी लीग के जो काडर्स हैं जो बिल्कुल छिन्न भिन्न हो गए हैं, उनको कोई एकत्रित करने की कोशिश करेगा क्या? क्योंकि आवामी लीग का नेतृत्व जो है या तो भाग गया है या छुपा हुआ है या कहीं पे भी है, तो ये अभी पता नहीं क्या स्थिति है। लेकिन आगे चलकर एक जॉसलिंग फॉर पावर जिसे कहते हैं कि सत्ता के लिए संघर्ष होना अवश्यम भावी है और उसमें सेना का भी एक रोल होगा और बीएनपी और जमात का भी होगा। और अगर आवामी लीग के जो नेतृत्व है वो कोशिश करे और दोबारा संगठित होने की चेष्टा करे, तो वो भी एक बहुत बड़ा रोल प्ले कर सकते हैं। सर, आपको लगता है कि मोहम्मद यूनुस फ्रीली काम कर पाएंगे या उनके ऊपर भी प्रभाव है किसी का? देखिए, ऐसा माना जाता है कि मोहम्मद यूनुस पश्चिमी देशों के से तो प्रभावित रहे ही हैं, अभी भी पेरिस से ही आ रहे हैं। ठीक है, आज वो पेरिस से वापस पहुंच रहे हैं। वो पश्चिमी देशों के समर्थक माने गए थे और आज भी हैं, विशेषकर अमेरिका के तो काफी प्रभुत्व में रहे हैं। तो कुछ तो असर रहेगा, इसमें कोई शक की बात नहीं है। और हकीकत यह है कि भाई मोहम्मद यूनुस साहब कोई चुनाव चुनकर तो नहीं आए हैं, उनको छात्रों ने बनाया है। छात्रों ने क्यों बनाया? क्योंकि उनकी अंतर्राष्ट्रीय छवि है। ऐसा भी माना जा रहा है कि छात्र संगठन के पीछे भी काफी हद तक पश्चिमी देशों और आईएसआई का सपोर्ट था। तो कुछ तो रहेगा। मैंने बताया ना, आने वाले कुछ समय बहुत ही मुश्किल होने वाले हैं और किसी चीज की करेक्ट प्रेडिक्शन करना मेरे ख्याल से बहुत ही मुश्किल होगा, क्योंकि आने वाले मेरे ख्याल से कुछ हफ्तों में आप देखेंगे कि हर वो जो शख्स जो सत्ता पर काबिज होना चाहता है वो अपने मूव्स चलेगा। और ये अंतरिम शासन कब तक चल सकता है? कोशिश ये भी करेंगे कंसोलिडेट करने की। कितने सफल होते हैं
ये आने वाला समय बताएगा। विशेषकर मेरा यह मानना है कि अगला एक हफ्ता बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। राष्ट्रपति क्या करेंगे, प्रधानमंत्री क्या करेंगे, उनके शासन में कौन कौन लोग होंगे, सेना क्या करेगी, और लॉ एंड ऑर्डर को किस तरीके से स्थापित किया जाएगा। क्या जमात इनको करने देगी, या जमात के जो कार्डर्स छूटे हुए हैं वो इस तरीके की स्थिति पैदा कर देंगे कि अंतरिम प्रशासन को भी वो डिस्क्रेडिट कर दें। क्योंकि अंतरिम प्रशासन की लेजिटिमेसी क्या है, उसी ये है कि उसका नेतृत्व मोहम्मद यूनुस कर रहे हैं, जो एक नोबेल विजेता हैं। और अगर इसी प्रशासन को अगर आप बदनाम कर दें, दंगे करके, अल्पसंख्यकों पे अत्याचार करके, मंदिरों पे हमले करके, चर्चेस पे हमले करके, अहमदियास पे हमले करके, तो वैश्विक जनमत तो इसके खिलाफ हो जाएगा। देश के अंदर इसकी लेजिटिमेसी जब तक है जब तक छात्र संगठन इसका समर्थन कर रहे हैं। तो एक कोशिश हो सकती है बीएनपी और जमात के द्वारा कि इस अंतरिम प्रशासन को जितनी शीघ्र से शीघ्र डिस्क्रेडिट किया जाए वो करा जाए। और इसके लिए महत्वपूर्ण यह है कि जो अंतरिम प्रशासन है वो किस तरीके से अपनी जो पकड़ है वो स्थापित करता है, किन लोगों को चुना जाता है, और वो किस तरीके से पुलिस को शीघ्र इफेक्टिव करते हैं। क्योंकि जब तक पुलिस नहीं आएगी सड़कों पर तो ये अराजकता की स्थिति तो चली रहेगी। प्रदर्शन को लेकर क्या कहेंगे? क्या प्रदर्शनकारी अब प्रदर्शन नहीं करेंगे, और जो अल्पसंख्यकों पे, अल्पसंख्यक हिंदुओं पे हमला हो रहा है, क्या वो कम हो जाएंगे? देखिए, प्रदर्शनकारी प्रदर्शन नहीं करेंगे कहना बड़ा मुश्किल है। एक क्राउड की एक मेंटालिटी होती है, क्राउड मेंटालिटी होती है। और जैसे मैंने कहा, छात्र संगठन में बहुत सारे हिंदू भी हैं, ये बात आप ध्यान रख लीजिए। और छात्र संगठन के ओर से बार बार ये अपील आ रही है कि अल्पसंख्यकों पर हमले नहीं होने चाहिए। नो, अल्पसंख्यकों पर हमले कम होंगे या नहीं होंगे ये इसके ऊपर निर्भर करता है कि पुलिस कितनी जल्दी जमात और उसके दंगाइयों के ऊपर काबू पाती है। क्योंकि जो जमात के दंगाई जो पिछले कई सालों से छुपे बैठे थे, जो प्रोस्क्राइब्ड ऑर्गेनाइजेशन था, जिसके वो गैर कानूनी एक संगठन था, वो लोग जो उनकी जो पेंटअप फीलिंग्स हैं वो सारी बाहर निकल के आ रही हैं, और वो सीधे अब जो है अल्पसंख्यकों पर निकालने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि वो जानते हैं कि अल्पसंख्यक उनके तो समर्थक है ही नहीं, और अधिकांश वैसे भी अवामी लीग के समर्थक थे। तो कोशिश हो रही है इन ग्रामीण इलाकों में, तो वो लोग एक एक अवामी लीग समर्थक की लिस्ट लेके घूम रहे हैं। और मैं एक चीज बता दूं, अगर आप आंकड़े देखें तो अल्पसंख्यकों पे उतने ही हमले हुए हैं जितने उनका प्रतिशत जनसंख्या में है, लेकिन वो ज्यादा दिखता है। 10 मंदिरों में हमले हुए, बाबरी मस्जिद पे जब गिरी थी तो सैकड़ों मंदिरों पे हमले हुए थे, मुश्किल से 10 मंदिरों पे। और आपको मैं दसियों ऐसी पिक्चर दिखा सकता हूं जहां मंदिरों के आगे छात्र खड़े हैं प्रोटेक्शन के लिए। तो ऐसा नहीं है कि लेकिन हाँ, जो अल्पसंख्यक अवामी लीग के बड़े नेता थे, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट्स थे, सांसद थे, मंत्री थे, वो तो भाग ही रहे हैं, उसमें कोई शक की बात नहीं है। जो सरकार में बड़े ओहदों में थे, क्योंकि ये बात सही है कि अवामी लीग के प्रशासन में अल्पसंख्यक सांसद अपनी जनसंख्या में अनुपात से ज्यादा थे। उच्च सेना में, विशेषकर पुलिस और प्रशासन में भी उनका संख्या अच्छी खासी थी। तो उनमें से कई लोग जिनको कि ये समझा जाता है कि वो प्रबल आवामी लीग समर्थक थे, उन पर तो हमले हो ही रहे हैं। पर आप जो जमात वाले हैं वो कोशिश करेंगे कि इसको जेनेरिक जो है अल्पसंख्यकों का वो किया जाए, एक प्रोग्राम किया जाए, जैसे कि एक जेनोसाइड की तरह स्थिति आ जाए। क्योंकि उससे ये प्रशासन बड़ी जल्दी जो है कलंकित हो जाएगा, और पश्चिमी राष्ट्रों में जो इसकी एक्सेप्टेबिलिटी है वो खत्म होगी। तो वो कोशिश करेंगे, लेकिन उसको काउंटर करने के लिए आवश्यक है कि कितनी जल्दी अंतरिम प्रशासन प्रभावी होता है। सर, एक अंतिम सवाल, यानी कुल मिलाकर के सरकार बनती है, बावजूद इसके अभी भी स्थितियां जो है स्पष्ट नहीं है कि सरकार कितने दिन चलेगी, क्या चुनाव होंगे। बिल्कुल, देखिए, हर अस्थाई प्रशासन हमेशा ये वादा करता है कि मैं चुनाव कराऊंगा। अंतरिम प्रशासन चाहे पाकिस्तान में हो चाहे जहां हो, जब भी आते हैं वो, तो पहला उनके सामने मुद्दा है सामान्य स्थिति को बहाल करना, लॉ एंड ऑर्डर को एस्टैब्लिश करना,
उसके बाद वो चुनाव की सोचेंगे। फिर तब तक वो सोचते हैं कि उनको सत्ता का लाभ कितना मिलने लगा है, उनको सत्ता से कितना प्रेम हो जाता है। क्योंकि कुर्सी को छोड़ना आसान नहीं है, हर आदमी कुर्सी को आसानी से नहीं छोड़ पाता। तो सरकार बनेगी और आज ही बनेगी, लेकिन सवाल उठता है कि क्या आगे आने वाले समय में बांग्लादेश में चुनाव होंगे? चूंकि अभी जो एक्सपर्ट्स हैं वो शंका जाहिर कर रहे हैं और ये उनका मानना है कि जो प्रधानमंत्री मोहम्मद यूनुस बनेंगे उन पर पश्चिमी देशों का प्रभाव जरूर रहेगा, यहां तक कि पाकिस्तान का भी। कैमरा पर्सन हुकुम के साथ राकेश, भारत एक्सप्रेस, दिल्ली।